डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। ट्रेन योर ब्रेन लेक्चर सीरीज में हम लोग आज बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 44 की। इस अनुच्छेद में समान सिविल संहिता का उल्लेख है कि राज्य को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह समान सिविल संहिता का निर्धारण करे। आपने ऐसी संहिता के बारे में सुना या पढ़ा अवश्य होगा। यह भी पढ़ा होगा कि यह जो संहिता है यह आरंभ से ही विवाद का विषय रही है और अब तक हमारे देश में ऐसी संहिता का निर्माण नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित रूप से सरकारों की पहल की जा रही है सरकारों द्वारा कि ऐसी संहिता यथाशीघ्र बनाई जाए और समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जाए। संहिता के विवादास्पद होने के कारण और उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिव्यक्त विचारों और इसके साथ साथ इसके अलग अलग आयामों पर विस्तार से चर्चा करने के पूर्व हमें एक नज़र इस पर डालने की आवश्यकता है कि संविधान अनुच्छेद 44 में किस प्रकार के प्रावधान करता है। पहले हम लोग उस पर एक नज़र डालें और फिर उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में, पूरी टेरिटरी में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। भाषा बहुत सरल है और सटीक रूप में राज्य को यह उत्तरदायित्व सौंपा है संविधान ने कि वह पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में एक समान सिविल संहिता का निर्माण करेगा। अब इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें यह समझना आवश्यक है हमारे लिए कि सिविल संहिता वास्तव में होती क्या है। सिविल संहिता का अर्थ होता है ऐसी विधि जो विभिन्न सिविल मामलों जैसे विवाह, संबंध विच्छेद, दत्तक ग्रहण एडॉप्शन, उत्तराधिकार आदि को नियमित करती है। इसको कहते हैं सिविल संहिता। तो इसमें धर्म का कहीं कोई समावेश नहीं है। देयर इज नो रिलीजन इन दिस। इसमें कहीं धर्म इसमें शामिल नहीं है। इसके बावजूद यह संहिता आरंभ से ही विवादास्पद रही है। वस्तुतः ऐसा कहें कि इसका विवाद संविधान सभा में ही आरंभ हो गया था और यह आशंका व्यक्त की गई थी कि विशेषकर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों में शायद यह संहिता हस्तक्षेप करेगी। इसलिए, लेकिन इसके बावजूद हमने इसको रखा जरूर है संविधान में और हमने प्रयास आरंभ किया है शुरुआत से ही कि ऐसी संहिता बने। इसके साथ साथ हमने वैयक्तिक कानूनों को भी स्वीकार किया है भारत में, पर्सनल लॉज को, और कोशिश यह की गई थी कि समय आने पर वैयक्तिक विधियों और जो सिविल मैटर्स हैं, जो सिविल मुद्दे हैं या मामले हैं, उनको अलग कर दिया जाए और ताकि इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आए और समाज में सौहार्द और एक सामंजस्य का वातावरण बना रहे। तो पहली तो बात यह है कि इसका जो स्रोत है या मूल जो विचार है इसका, वह वैयक्तिक विधियों और धर्म का पृथकीकरण है। यही इसका मूल विचार था कि हाउ टू सेपरेट, कैसे अलग किया जाएगा धर्म और वैयक्तिक कानूनों को। वैयक्तिक कानूनों के प्रचलन का जो मूल कारण था वह लिखा जाएगा इसको कि ऐसी विधियों को स्वीकार करने का मूल कारण
भारत का बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी तथा बहुधार्मिक होना है। यही इसका मुख्य कारण था कि हमने अलग अलग संप्रदायों, अलग अलग समुदायों को गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमने ऐसी वैयक्तिक विधियों का प्रचलन कराया। लेकिन इसके बावजूद इसमें इस पर विवाद आरंभ हो गया। तो विवाद का क्या कारण है? प्रस्तावित समान सिविल संहिता पर विवाद क्यों? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों में हस्तक्षेप की आशंका है। विशेषकर अल्पसंख्यक समुदायों में ऐसी आशंका रही है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में हस्तक्षेप करेगी यह संहिता। तो हमें थोड़ा सा यह समझने की जरूरत है कि संविधान में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार किस रूप में है और किस तत्व पर, किस सिद्धांत पर आधारित है। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 से 28 में, और सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त है। धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित है और भारत में पंथ निरपेक्षता का आधार है। यह इनकी विशेषता है, हमारे संविधान में जो धर्म की स्वतंत्रता दी हुई है। यह जो पंथ निरपेक्षता है, यह उच्चतम न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान के बुनियादी ढांचे में शामिल किया है। यह जो केस था, यह है SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994। इसमें यह शामिल किया गया। तो इसका मतलब यह है कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के में हस्तक्षेप होने वाला कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठता और ऐसी आशंका बहुत बुनियादी किसी तत्व पर आधारित नहीं है, और इसको कहा जाएगा कि बहुत तर्कसंगत आशंका नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कई बड़े विवाद इस पर उत्पन्न हो गए, और सबसे गहरा जो विवाद था वह तब हुआ जब उच्चतम न्यायालय ने शाह बानो बेगम मामले में एक फैसला दिया कि जो परित्यक्त या तलाकशुदा जो मुस्लिम महिला है उसको रख रखाव की राशि और मुआवजा CRPC की धारा 125 के तहत पर्याप्त मिलना चाहिए और एक मुश्त मिलना चाहिए। यही सबसे बड़ा गहरा विवाद उभार दिया इस मामले ने, और उसके बाद सरकार को एक कानून बनाना पड़ा और इस आदेश को हटाना पड़ा। तो मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 1985,
उच्चतम न्यायालय के अनुसार तलाकशुदा मुस्लिम महिला को रख रखाव और मुआवजा पर्याप्त रूप से एक मुश्त पाने का अधिकार होगा। कहा? धारा 125 सीआरपीसी आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत। यह निर्णय विवादास्पद हो गया था। अब इसके आलोक में कानून बना मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1985 और इस कानून के जरिए सरकार ने इस आदेश को दरकिनार कर दिया ताकि विवाद रोका जा सके। इसके बाद 1995 में सरला मुदगल मामले में उच्चतम न्यायालय ने फिर कहा कि समान सिविल संहिता अनिवार्य अवश्य है, लेकिन इसका निर्माण चरणबद्ध रूप से किया जाना चाहिए और पहले चरण में धर्मों को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995। समान सिविल संहिता चरणबद्ध रूप से बनाई जानी चाहिए, पहला, और पहले चरण में धर्मों को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। ये हमारे पास वर्तमान में जो इसका तत्व है वो हमारे सामने ऐसे मौजूद है। अब हम इसके आयामों पर बात करें कि इस अनुच्छेद के अलग अलग आयाम कौन कौन से हैं या तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला हो गया संवैधानिक तत्व। इसमें सहिष्णुता है, टॉलरेंस, और उदारवाद है। यह मानसिक रूप से जब उदारवादी होंगे तभी हम सहिष्णु हो सकते हैं। ऐसी ही सहिष्णुता पर आधारित होना चाहिए यह, ताकि हम संस्कृतियों में उनकी पहचान भी बनाए रखें और हम संघर्षों को कम से कम कर सकें या उनका निवारण कर सकें। जो इसका राजनीतिक तत्व है वह है सिविल मामलों का विधि द्वारा नियमन। प्रशासनिक तत्व धर्म और वैयक्तिक कानूनों का पृथकीकरण होना चाहिए। यही सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अवयव है। और सामाजिक सांस्कृतिक अगर इसका पक्ष देखें तत्व, तो यह सामाजिक सहयोग,
सामंजस्य तथा सौहार्द, और इसके अलावा सांस्कृतिक संघर्षों का निवारण। यह हमारा सामाजिक सांस्कृतिक आयाम है इस अनुच्छेद का। इस रूप में हम समान सिविल संहिता को समझ सकते हैं। अगले लेक्चर में फिर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 45 पर और उसके ऐसे आयामों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।